अगर आप एक एथलीट हो और आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलना चाहते हो तो फिर उसके लिए आपको अपने वर्कआउट को तो अच्छे से करना ही होता है, लेकिन एक और चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और वो चीज़ है रिकवरी। मान लेते हैं कि आपका सितंबर में कोई एक कॉम्पिटिशन है और अभी आधा जनवरी तो जा चुका है, अभी आपके पास लगभग 7 महीने बचे हैं। एक महीने में हम लोग 4 संडे मान लेते हैं और उसे हम लोग हटा देते हैं, तो अभी आपके पास मोटा मोटा 180 दिन बचे हैं। अब क्या 180 दिन वर्कआउट करने से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन तब जब आपके वर्कआउट की क्वालिटी अच्छी होगी। ऐसे नहीं है कि 180 दिन आप कोई भी लंजू पंजू वर्कआउट करोगे और उससे आपकी परफॉर्मेंस आ जाएगी। जो 180 दिन हम लोग वर्कआउट करेंगे वो हर एक वर्कआउट में हमें हमारा बेस्ट देना पड़ेगा, तभी जाके हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग हर वर्कआउट में अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं, और अगर आप चाहते हो कि आप हर वर्कआउट में अपना बेस्ट दे पाओ तो उसके लिए आपकी रिकवरी अच्छी होनी चाहिए। अगर आज आपने एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड सेशन किया है तो हो सकता है कि कल का वर्कआउट आप उतने ज़्यादा अच्छे से ना कर पाओ, क्योंकि आपकी बॉडी में हल्के फुल्के पेन होंगे, थोड़ी बहुत सोरनेस होगी। लेकिन वहीं पे अगर आपकी रिकवरी अच्छी और आप जल्दी से अपने वर्कआउट से रिकवर हो पाते हो तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी सेशंस कर पाओगे और ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा जिनको यूज़ या ऑप्टिमाइज करके आप अपनी रिकवरी को बढ़ा सकते हो। जो भी टिप्स मैं आपको बताऊंगा ये हम लोग इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। जो टिप जितनी ज़्यादा ऊपर है इसका मतलब है कि वो उतना ज़्यादा आपको हेल्प करेगी, और जो चीज़ जितनी ज़्यादा राइट में है उसका मतलब है कि वो उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब अच्छे से अच्छी चीज़ ऊपर होगी और सस्ते से सस्ती चीज़ लेफ्ट साइड में होगी। तो आज की सबसे पहली टिप हम लोग देखते हैं और वो है हाइड्रेशन। हमारी जो मसल है वो 75% पानी से बनी रहती है, और जब भी हम लोग वर्कआउट करते हैं तो बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है, जिसकी वजह से कई बार एथलीट्स को क्रैम्प्स भी होते हैं। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करो। अब आपको कितना पानी पीना है इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ। जितना आपका वजन है उसको आपको 35 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो नंबर आएगा उसका मतलब है कि आपको उतने मिलीलीटर पानी पीना है। जैसे कि मेरा वजन है 65 kg, और अगर हम लोग उसको 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2275। मतलब मुझे एक दिन में 2.3 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन जो 35 है ये तब होगा जब आप वर्कआउट नहीं करते हो, मतलब जिस दिन आपका पूरे दिन रेस्ट है उस दिन आप इतना पानी पी सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग वर्कआउट करें तो फिर ये नंबर बढ़ जाएगा। अगर आप एक डिसेंट वर्कआउट कर रहे हो तो फिर आपको अपने वजन के हर एक किलो के लिए 50 ml पानी पीना है। मतलब अगर मेरा वेट 65 kg है और मैं वर्कआउट भी कर रहा हूँ तो उस दिन मुझे 3.3 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर आप दिन में 2 बार वर्कआउट कर रहे हो और गर्मियों का मौसम है तो फिर आप इसको बढ़ा के 60 या 70 भी कर सकते हो। अब हाइड्रेशन को इस ग्राफ में हम लोग इस जगह पे रखेंगे। पानी पीने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो इसलिए इसकी ये पोजीशन रहेगी। मतलब ये सस्ता भी है और ये ज़्यादा इफेक्टिव भी है। अब दूसरी चीज़ है न्यूट्रिशन। जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो उसमें हमारी मसल ब्रेकडाउन होती है, हमारा जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो भी कम होता है, जिसको रिकवर करने के लिए हमें एक अच्छी बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत है। जो न्यूट्रिशन है इसको हम लोग इस जगह पे रख सकते हैं, क्योंकि मतलब जो न्यूट्रिशन है जैसे जो भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, जो भी खाने के लिए आपकी डाइट की चीज़ें हैं वो फ्री में तो मिलती नहीं है, उनका भी कुछ कॉस्ट रहता है, तो इसलिए ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी रिकवरी में। इसके बाद थर्ड जो चीज़ है वो है मसाज। मसाज करने से आपकी जो मसल्स है उनके अंदर जो सोरनेस है वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है, आपको खुद की बॉडी के बारे में ही थोड़ा बेटर फील होने लगता है। तो इसलिए मसाज को हम लोग इस जगह पे रखेंगे, क्योंकि मसाज भी कोई फ्री में नहीं करता है। अगर हम लोग एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके करा रहे हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन अगर आप एक ग्रुप में ट्रेनिंग करते हो तो फिर आपका जो पार्टनर है वो भी आपकी मसाज कर सकता है, तो उस केस में मसाज यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अभी हम लोग ये मान रहे हैं कि आप किसी और के पास जाके मसाज करवाओगे। इसके बाद जो फोर्थ चीज़ है वो है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग करने से हमारी मसल की फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होती है और जो ब्लड फ्लो है वो भी बढ़ जाता है। आपको कोशिश करना है कि आप वर्कआउट के बाद में और इवन वर्कआउट से पहले भी 5 से 10 मिनट अच्छे से स्ट्रेचिंग करो। अब जो स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग को हम लोग इस जगह पे रख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेचिंग करने के लिए आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से मसाज जितना इफेक्टिव तो नहीं रहेगा, इसलिए इसे हमने थोड़ा सा नीचे रखा है। इसके बाद फिफ्थ चीज है एक्टिव रिकवरी। इसका मतलब है कि आप कंप्लीट रेस्ट ना करके कोई एक लाइट एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे कि हल्का फुल्का जॉगिंग या फिर साइकिलिंग। इस टाइप की जो एक्सरसाइजेस रहती है वो एक्टिव रिकवरी में आती है। ये जो एक्सरसाइजेस है इनको करने से हमारे मसल्स पे बहुत ज्यादा लोड नहीं आता है, और ब्लड फ्लो बढ़ जाने की वजह से भी हमारी रिकवरी इंप्रूव होती है। मतलब ये चीज आपने खुद भी नोटिस की होगी कि कई बार हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं और हमें बहुत ज्यादा पेन रहता है, लेकिन जब हम लोग 1-2 राउंड जॉग कर लेते हैं तो धीरे धीरे वो पेन चले जाता है। जो एक्टिव रिकवरी है इसको हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। ये स्ट्रेचिंग से थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रेचिंग करना उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहता है, और ये दोनों चीजें लगभग एक ही एरिया में है, तो मतलब आप इन दोनों को कंबाइन करके भी यूज कर सकते हो। जैसे कि वेडनेसडे को सुबह आपने वर्कआउट कर लिया और शाम को रेस्ट है, और फिर थर्सडे
थर्सडे को सुबह वर्कआउट है, तो सुबह वर्कआउट कर लिया, फिर वेडनेसडे के बाद शाम को आप थोड़ी बहुत एक्टिव रिकवरी कर सकते हो, मतलब हल्का फुल्का आपने जॉग कर लिया, फिर थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ली। इसके बाद 6th चीज है वो है कंप्रेशन गारमेंट्स। मतलब बहुत जगह पे मैंने भी देखा है कि जो कंप्रेशन गारमेंट्स है उनको पहनने से थोड़ा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और ये आपको रिकवरी में मदद करती है, लेकिन मैंने या अकेडमी में अभी तक किसी ने इसको यूज करके एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा है, तो इसलिए हम लोग इसे थोड़ा सा नीचे रख देते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग टाइट कपड़ों को पहन के थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, जैसे इवनिंग में रेस्ट के टाइम पे आपने कभी टाइट कपड़े पहन लिए। अगर आप में से किसी ने इसे ट्राई किया तो फिर आप कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। इसके बाद 7th चीज आएगी योगा या फिर मेडिटेशन। योगा और मेडिटेशन करने से भी आपकी जो मेंटल रिकवरी है वो इंप्रूव होती है और ये करने से आपका फोकस भी बढ़ जाता है। और अगर आप मेडिटेशन करते टाइम अपनी बॉडी को हील होते हुए इमेजिन करते हो या फिर विजुअलाइज करते हो तो उससे भी आपकी बॉडी जल्दी रिकवर होने लगती है। लेकिन स्टिल इसके बारे में मैंने बस सुना है और कभी एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा है, तो इसलिए हम लोग इसे यहाँ पे नीचे रख देते हैं। 8वें नंबर पे आएगा आइस बाथ। अब जो आइस बाथ है उसको हम लोग इस जगह पे रख देते हैं। अगर 3-4 लोग साथ में ट्रेनिंग करते तो आप मिलके एक आइस की गिट्टी खरीद सकते हो। और 1-2 जगह पे मैंने पढ़ा था कि आइस बाथ करने से जो लैक्टिक एसिड बॉडी में बन जाता है वो भी रिमूव हो जाता है। अगर आपका स्पीड एंड्योरेंस या फिर मस्कुलर एंड्योरेंस वाला कोई वर्कआउट है और उसके बाद आप आइस बाथ करते हो तो फिर आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये मेरे हिसाब से मसाज से तो थोड़ा कम इफेक्टिव रहता है, लेकिन अकेले स्ट्रेचिंग करने से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होगा। अब इसके बाद जो 9th टिप है वो है हीट थेरेपी। इसमें हम लोग एक हीट पैक को लगाते हैं अफेक्टेड एरिया के ऊपर। अब सेम इसके लिए आपको वो हीट पैक खरीदना पड़ेगा और ये बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं आता है, तो इसको हम लोग कहीं पे बीच में रख देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो आइसिंग है वो ज्यादा बेनिफिशियल है, तो इसको आइसिंग के थोड़ा सा नीचे रखेंगे। अब जो भी ये ग्राफ मैं बना रहा हूँ ये मैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से बना रहा हूँ, मतलब मेरे हिसाब से इनकी ये पोजीशंस होंगी, लेकिन ये हर एक एथलीट के लिए अलग होगा। किसी के लिए हीट थेरेपी ज्यादा बेनिफिशियल रहती है, जिसने अगर योगा या मेडिटेशन ट्राई किया तो वो बोलेगा कि नहीं मेडिटेशन काफी नीचे, इसको थोड़ा और ऊपर रख सकते हैं। तो मैं ये ग्राफ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बना रहा हूँ, आपके लिए ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। 9th के बाद में 10th चीज आएगी और वो है स्लीप। अब ये एकदम नॉन नेगोशिएबल है, मतलब ये एकदम लेफ्ट में और एकदम टॉप पे रहेगी, क्योंकि जो हमारी स्लीप है वो एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमें बिल्कुल भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमें सबसे ज्यादा हेल्प करेगी रिकवर होने में। हाँ, आप इसमें भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हो, एक अच्छा गद्दा खरीद सकते हो, लेकिन फिर भी स्लीप एक ऐसी चीज है जिसपे सब एथलीट को ध्यान देना चाहिए। अब आप अपनी स्लीप की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो इस पर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, आप जाके वो वीडियो को भी एक बार देख सकते हो। इसके बाद में 11th चीज आएगी मसाज गन। मसाज गन से मसाज करने से भी हमें मसाज जैसे ही बेनिफिट्स मिलेंगे और इससे हम लोग कुछ स्पेशल ट्रिगर पॉइंट्स पे भी मसाज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको किसी सिर्फ एक पॉइंट पे पेन है तो फिर आप वहाँ पे भी अच्छे से मसाज कर सकते हो। तो इसको हम लोग नॉर्मल मसाज के बगल में ही रख देते हैं, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा राइट में रखेंगे। अब वीडियो में जो भी प्रोडक्ट्स मैं बता रहा हूँ अगर आपको उनमें से कुछ खरीदना है तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मसाज गन के बाद में 12th नंबर पे आएगा इलेक्ट्रोलाइट्स। जब हम लोग वर्कआउट करते हैं और जब स्वेटिंग होता है तो उसमें सिर्फ पानी नहीं निकलता है, उसके साथ में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का भी लॉस होता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी से निकले हैं अगर हम उन्हें वापस ले लेंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। इसके लिए आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स वाला सप्लीमेंट ले सकते हो, ये बिल्कुल फ्री नहीं है इसलिए हमने इसे थोड़ा सा साइड में रखा है। अब 13 नंबर पे आएगा फोम रोलर। जो फोम रोलिंग है इसमें हम लोग बहुत अलग अलग ऑप्शंस देख सकते हैं। एक नॉर्मल फोम रोलर होता है, एक बॉल रहती है, एक फोम रोलिंग की स्टिक भी आती है, तो ये सब चीजों को हम लोग कंबाइंड मान लेते हैं। तो जो ये फोम रोलर्स रहते हैं इनको हम लोग इस जगह पे रख लेते हैं। अगर आपको फोम रोलर या फिर मसाज गन लेना है तो दोनों लगभग सेम प्राइस में आते हैं, लेकिन जो मसाज गन है वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इसलिए मसाज गन थोड़ा सा ऊपर है और जो फोम रोलर है वो थोड़ा सा नीचे है। इसके बाद 15 नंबर पे आएगा लूप बैंड से एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस। अभी जो बैंड आते हैं इससे हम लोग बहुत सारी एक्टिवेशन वाली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिनको करने से हमारा जो माइंड मसल कनेक्शन है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है, और अगर आपका माइंड मसल कनेक्शन अच्छा रहता है तो उससे भी रिकवरी इंप्रूव होती है। इसके बाद में 16 नंबर पे आएगा स्विमिंग। स्विमिंग करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि जहाँ पे आप करने जा रहे हो वहाँ पे आपको फी पे करनी रहती है, लेकिन हाँ ये एक्टिव रिकवरी के जस्ट सिमिलर है, दोनों के बेनिफिट्स लगभग सेम रहेंगे। इसके बाद 17th नंबर पे आएगा म्यूजिक। म्यूजिक सुनने से भी हमारा जो मूड है वो इंप्रूव हो जाता है और ये बिल्कुल फ्री है, तो इसलिए हम लोग इसको इस जगह पे रख देते हैं। अब मैंने इसको योगा या मेडिटेशन के ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि ये मेरे लिए मेडिटेशन से ज्यादा बेनिफिशियल था, लेकिन हो सकता है किसी को मेडिटेशन ने ज्यादा हेल्प किया तो उसके लिए ये भी ऊपर हो सकता है। अब इसका 18th नंबर पे आएगा EMS। जो EMS मशीन है उसको भी यूज करने से हमारी मसल रिकवरी इंप्रूव हो जाती है, लेकिन ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव रहती है। अब लेकिन बहुत सारे एथलीट्स को पता नहीं है कि ये EMS क्या होता है। बहुत सारे एलीट एथलीट्स भी इसको यूज करते थे जैसे कि यूसेन बोल्ट। अब अगर आपको जानना है कि ये EMS क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट है, तो उसके लिए आप ये साइड वाला वीडियो देख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इन टिप्स को यूज करके अपनी रिकवरी को इंप्रूव कर पाओगे। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपके ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।